All right, so hello, welcome back to this advisor and welcome to part 4 of this series which is fundamental analysis. So आज हम बात करने वाले फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, इंपॉर्टेंट रेशियोज क्या होते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है एंड मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हम उसके आगे वाले सेक्शन में देखने वाले। ठीक है, सो जल्दी जल्दी मैं आपको मतलब जल्दी तो नहीं बट आराम से एक बार समझा देता हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, ताकि आप लोगों को आने वाले जो फ्यूचर रिसर्च एनालिस्ट है या फिर जो भी चीज आप लोग सीखोगे उसमें फंडामेंटल एनालिसिस का बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है। ठीक है, सो व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस? सो goal is to identify fundamentally strong companies to invest in the long term by evaluating the intrinsic value. Now what do you mean by intrinsic value? इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो स्टॉक की रियल वैल्यू होती है। अब ऐसा समझो आप कि जो टीवी पर दिख रहा है हमें या फिर जो भी ब्रोकर के ऊपर दिख रहा है वो एक मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू कैसे डिराइव होती है? डिमांड, सप्लाई वगैरह बाकी सारी चीजों से। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब डिफाइन होती है अपने फंडामेंटल फैक्टर से जो कि बैक करते हैं रेशियोज में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से या फिर बहुत सारी चीजों से। न्यूज बेस्ड हो गया, मैनेजमेंट बेस्ड हो गया, रिपोर्ट्स बेस्ड हो गया या फिर रेशियोज बेस्ड हो गया, जैसे मैंने बताया। ठीक है, सो इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कंपनी की रियल वैल्यू है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू आगे आके बहुत काम में आने वाली है। सो फंडामेंटल एनालिसिस कोर कंसेप्ट देख लेते हैं हम क्या क्या होते हैं। सो बिजनेस मॉडल क्या होता है कंपनी का, कंपनी करती क्या है, मतलब कंपनी का मेन बिजनेस कहाँ से आ रहा है, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग ऑपरेशंस के लिए कंपनी करती क्या है, बेसिकली ये बात है। ठीक है, हाउ द कंपनी मेक्स मनी एंड सस्टेन ऑपरेशंस, मतलब डे टू डे लाइफ में करती क्या है कंपनी। इंडस्ट्री ग्रोथ, देन सेक्टर पोटेंशियल, मार्केट साइज एंड फ्यूचर डिमांड। अब कोई आप ऐसी कंपनी में पैसे अपने इन्वेस्ट करना चाहोगे क्या कि जहां पर फ्यूचर ग्रोथ नहीं है? फ्यूचर ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको अपने पैसे डालने हैं और रखने हैं। अगर आपको पैसों की ग्रोथ नहीं करनी है या फिर उसमें रिटर्न नहीं कमाने, तो आप वैसे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर आप मतलब होशियार हो या फिर थोड़े तो भी विजिलेंट हो माइंड के साथ, सो आप वो कंपनी में इन्वेस्ट करोगे जहां पे आपको उसकी रियल वैल्यू मिलती है, या जहाँ पे पोटेंशियल आपको दिखता है कि सपोज करो ईवी सेक्टर बढ़ने वाला है आगे, या एनटीपीसी एनर्जी सेक्टर बढ़ने वाला है, या फिर ग्रीन एनर्जी सेक्टर बढ़ने वाला है, क्योंकि बजट में बात हुई है या फिर बाकी सारी चीजें जो भी रैंडम फैक्टर्स है आपके दिमाग। तो मैं वहां पर इन्वेस्ट करूंगा जहां पर मुझे फ्यूचर पोटेंशियल दिखता है, मार्केट साइज बढ़ सकती है और फ्यूचर डिमांड दिखती है। ठीक है, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ट्रेंड्स, कंसिस्टेंसी इन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अर्निंग ग्रोथ। अब सिंपल सी बात है कि वही कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे जहां पर हमें लगता है कि इसकी रेवेन्यू अच्छा बढ़ रहा है या प्रॉफिट अच्छे खासे आ रहा है, रिकरिंग प्रॉफिट आ रहा है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट आ रहा है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ग्रोथ, जो अर्निंग की ग्रोथ है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या होता है? इकोनॉमिक मोड्स लाइक ब्रांड पावर, कॉस्ट लीडरशिप। अब कॉस्ट लीडरशिप वो कंपनी के पास में हो सकती है जो कि मोनोपोली होल्ड कर रही है, और ब्रांड पावर वो कंपनी के पास हो सकती है जो मार्केट में काफी दिनों से, काफी सालों से रूल करते आ रही है। ठीक है, सो ये कोर है। मतलब अगर मैं बोलूँ आपको तो ये मोटा मोटी यही बात बोलते हैं कि कंपनी करती क्या है, कंपनी कैसी है एक्चुअल में, उसमें फाइनेंशियल्स कैसे है, मतलब कंपनी प्रॉफिट बना पा रही है या नहीं, और वो कंपनी मतलब मार्केट में कहाँ स्टैंड आउट करती है। फंडामेंटल एनालिसिस हमें वो बताता है। ठीक है, नीचे आ जाओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब उसमें तीन टाइप के स्टेटमेंट्स आते हैं। एक है इनकम स्टेटमेंट, दूसरा है बैलेंस शीट, तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब एक एक करके नॉर्मल बात मैं समझाऊंगा। इनकम स्टेटमेंट मतलब क्या? रिपोर्ट्स द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर स्पेसिफिक पीरियड बाय समराइजिंग रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट। अब बैलेंस शीट और कैश फ्लो को साइड में रखो, इनकम स्टेटमेंट पे देख लो। इनकम स्टेटमेंट बताता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। अब जाहिर सी बात है कि बैलेंस शीट में तो असेट, लायबिलिटी, फाइनेंशियल हेल्थ पता चलेगी, बट इनकम स्टेटमेंट में आपको ये पता चलता है कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या कंपनी लॉस मेकिंग है। अगर प्रॉफिट मेकिंग है तो हमारे लिए अच्छी बात है, लॉस मेकिंग है तो हमें अवॉइड करना है। सिंपल सिंपल सीधे सीधे बात है। रेवेन्यू अगर कंपनी कमा पा रही है तो अच्छी बात है, एक्सपेंसेस अगर रेवेन्यू से ज्यादा है तो गलत बात है, नेट प्रॉफिट अगर बना रही है तो बहुत अच्छी बात है। इसको भी हमें कंपेयर करना होता है पिछले क्वार्टर से, पिछले ईयर से या पिछले 5 साल से। अगर अच्छे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना पा रही है तो उसके इनकम स्टेटमेंट बढ़िया है। बैलेंस शीट provides a snapshot of the company's financial position at single point in the time, डिटेलिंग असेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। कंपनी के पास में इक्विटी कितनी मौजूद है, कहाँ पर चले गई है, कंपनी पे के पास में लाइबिलिटीज कितनी है, कितना पे ऑफ करना है डेट्स, या फिर कितनी सारी चीजें आपके पास में पड़ी है, कितने ट्रेड पेएबल्स है, कितने कैश पेएबल्स, बाकी सारी चीजें। डीलिंग विद असेट्स, कंपनी के पास में मशीनरी कितनी है, मतलब प्रॉपर्टीज कितनी है,
प्लांट्स वगैरह कितने हैं इनकी कंपनी के, फिर कैश कितनी है, बैंक स्टेटमेंट मतलब बैंक के पास में कैश कितना है, बाकी सारी चीजें, ये फाइनेंशियल हेल्थ बताता है। अब मैं इतने फास्ट बोल रहा हूँ कि हो सकता है आपको समझ, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि छोटे से छोटे समय में कैसे इतने अच्छे से समझा सकता हूँ, ठीक है। सो मेरे साथ बियर करो। बियर इन द सेंस झेलो, जेनजी। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताता है कि इनफ्लो और आउटफ्लो कितना है कंपनी में, वो चाहे ऑपरेशन से हो, इन्वेस्टिंग से हो या फिर फाइनेंसिंग से हो, ये बताता है कि कंपनी कैश जनरेट कर पा रही है या नहीं। अब ऑपरेशंस का हमने ऊपर पढ़ा है आई गेस, है ना। तो ऑपरेशंस मतलब क्या, कंपनी डे टू डे लाइफ में कैश वगैरह बचा पा रही है या नहीं, नेट कैश उसके हाथ में है या नहीं। इन्वेस्टिंग में मतलब कंपनी अगर अपने पैसे को बढ़ाना चाहती है तो वो कहाँ इन्वेस्ट करे, कहाँ नहीं करे, कौन सी प्रॉपर्टी ले, कौन सी प्रॉपर्टी बेचे, ये इन्वेस्टिंग में आ गया। फाइनेंसिंग मतलब कंपनी को कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ पे पैसे डालने हैं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो ये बताता है कि लिक्विडिटी कितनी जनरेट हो रही है और कैश कितना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट रेशियोज पे आ जाओ। रेशियोज कितना इंपॉर्टेंट रोल हमारे इसमें प्रॉफिट मतलब प्ले करते हैं वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट रेशियोज कौन से होते हैं। सो फर्स्ट वन इज पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मेजर्स करंट शेयर प्राइस रिलेटिवली इट्स प्राइस पर शेयर। हाई पी सजेस्ट साइन ऑफ हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस। देखो, अब ये थोड़ी कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट रह सकती, पर नॉर्मल स्टेटमेंट है तो बात समझना। पी रेशियो ये बताता है कि कंपनी अगर 10 रुपए अर्न कर रही है तो आप कितना उसके बदले में पे करना चाहते हो। कंपनी अगर 1 रुपीज अर्न कर रही है तो अगर वो कंपनी का रेशो पी रेशो 20 है, तो आप वो कंपनी के लिए 20 रुपीज खर्च करना चाहते हो, वो कंपनी के 1 रुपए के अर्निंग के पीछे। ये बताता है कि आपको कितनी एक्सपेक्टेशन है कंपनी से लिए, कितनी उसकी फ्यूचर ग्रोथ है और कितना उस पर आपको भरोसा है कि कंपनी के 1 रुपए के अर्निंग के पीछे आप उस पर 20 रुपए लगाने के लिए तैयार हो। एज सिंपल एज दैट। पी रेशियो जितना ज्यादा रहेगा उतना, यहाँ पर तो बोल रहा है हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस, बट ऐसा नहीं होता। पी अगर 20 के आसपास है, 20 से कम है तो बहुत अच्छी बात है। पी 1000 का भी होता है, क्योंकि बहुत सी कंपनीज है जिनका 1000 का भी पी है। जोमेटो का एग्जांपल ले लो, नायका का पी अराउंड 700 के आसपास है। ऐसी बहुत कंपनीज है, न्यू जेन्स कंपनीज है, ठीक है। सो ऐसी बात नहीं है कि वैल्यूएशन मतलब जितना हाई पी रहा उतना फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन, ऐसी बात नहीं रहती। बहुत सारी चीजें मैटर करती है, वो आगे हम डिटेल में समझेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, आरओई और मेजर्स। आरओई भी आता है, आरओसीई भी आता है, आरओए भी आता है, सीएजीआर भी आता है, बहुत है। मेजर्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बाय डिवाइडिंग नेट इनकम बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। किसने इक्विटी इतनी खरीदी है, इतनी लगाई है इक्विटी में पैसा, उसको वापस पैसे मिल रहे हैं। नेट इनकम, डिवाइडिंग नेट इनकम बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इंडिकेट एफिशिएंसी, ठीक है। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, अब indicates how much money a company makes for each share of its stock. Higher it's better, yes. ईपीएस जितना हाई रहेगा, जितना अच्छे से बढ़ता रहेगा, जितने मतलब परसेंट से बढ़ता रहेगा, उतनी हमारे लिए चीज अच्छी होती है, क्योंकि ये बताता है कंपनी पर शेयर के हिसाब से पैसे कितने बना रही है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा कैलकुलेट करना जरूरी है, हमने पहले भी देखा था। डेट टू इक्विटी रेशियो ये बताता है कि आपके पास में इक्विटी कितनी है अपने डेट को चुकाने के लिए। सो अगर वो 1:2 का है, मतलब 2 या 3 का बहुत हो गया, 3 के ऊपर नहीं रहना चाहिए, 2 का अगर है तो परफेक्ट, 2 से कम है तो बहुत ही अच्छा, 0.0 समथिंग है या 0.1 भी समथिंग है तो ठीक है, चलता है। ये बताता है कि फाइनेंशियली कितनी कंपनी अच्छी है। ओके, सो ये थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात। और आई गेस कि हमें यहाँ पर रुकना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल का पार्ट यहाँ पे छोटा मोटा खत्म हो जाता है। अगले इसमें हम देखने वाले हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देन माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, उसके बाद मैं प्राइस एक्शन के ऊपर आऊंगा, क्योंकि जो मेरा है फेवरेट टॉपिक, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एट एडवाइजर। माय नेम इज उमंग, टेकिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।